स्टूडेंट्स, हिस्ट्री नेशनलिज्म इन यूरोप। आज हम लोग इसी चैप्टर पर डिस्कशन करेंगे। दिस इज अबाउट मी, माई सेल्फ रोहित श्रीवास्तव, एंड आई एम केमिस्ट्री ऑनर फ्रॉम BRF यूनिवर्सिटी, pursuing in MSc teaching since 2015. This is my mobile number and personal mail ID. For any query you can move through it and stay home and be safe. Okay. तो ये जो हमारा सीरीज़ है वो टोटली बेस्ड होगा NCERT पे, क्योंकि आप कभी अगर सिविल सर्विस की भी तैयारी करते हैं तो स्पेशली SST के सब्जेक्ट्स के लिए आपको NCERT से अच्छे कोई बुक्स नहीं हो सकते, ऐसा माना जाता है और ऐसी वास्तविकता भी है। तो हम लोग NCERT की तरफ मूव ऑन करेंगे इस चैप्टर में। ये हमारा पहला सेशन है। आई थिंक ये जो सेशन है उसमें हम लोग नेशनलिज्म इन यूरोप के इंट्रोडक्शन को ज़्यादा अच्छे तरीके से देखेंगे। तो हमारा जो चैप्टर का नाम है वो है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। नाउ जब हम लोग बुक अपने खोलते हैं तो हमारे फर्स्ट जो पेपर है उस बुक का चैप्टर में वो कुछ ऐसे फिगर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, देखेंगे ध्यान से। तो इंट्रोडक्शन देखेंगे, बेसिक इंट्रोडक्शन क्या है। इन 1848 फ्रेडरिक सोरियू, a French artist, prepared a series of 4 prints visualizing his dream of a world made up of democratic and social republics as he called them. 1848 में एक फ्रांसीसी कलाकार आर्टिस्ट फ्रेडरिक सोरियू ने 4 चित्रों की एक ग्रुप बनाया, दैट मीन्स श्रृंखला बनाई, सीरीज। ठीक है, और इनमें उन्होंने अपने सपनों का एक संसार रचा। ठीक है, अपने सपनों का एक संसार रचा। उस संसार रचा जो उसके शब्दों में कहें तो डेमोक्रेटिक, दैट मीन्स जनतांत्रिक, एंड सोशल रिपब्लिक्स, दैट मीन्स सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना था। द फर्स्ट प्रिंट ऑफ दिस सीरीज शोज द पीपल ऑफ यूरोप्स एंड अमेरिका, men and women of all ages and social classes, marching in a long train and offering homage to the Statue of Liberty as they pass by it. तो उन्होंने अपने पहले चित्र में क्या किया, यूरोप और अमेरिका के लोगों को दिखाया। यह दिखाया गया है सभी उम्र और सामाजिक वर्गों, सोशल ग्रुप्स या सोशल क्लासेस के स्त्री और पुरुष एक लंबी कतार में, स्त्री और पुरुष एक लंबी कतार में, लॉन्ग ट्रेन, ठीक है, लंबी कतार में हैं और स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना करते हुए जा रहे हैं। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, स्वतंत्रता की प्रतिमा, लिबर्टी मतलब स्वतंत्रता और स्टैच्यू मतलब प्रतिमा। एज यू वुड रिकॉल, आर्टिस्ट ऑफ द टाइम ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन पर्सनिफाइड लिबर्टी एज अ फीमेल फिगर। हियर यू कैन रिकॉग्नाइज द टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट शी बियर्स इन वन हैंड एंड द चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ मैन इन द अदर। आपको याद होगा, एज यू रिकॉल, आपको याद होगा कि फ्रांसीसी क्रांति, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान जो भी आर्टिस्ट, दैट मीन्स कलाकार जो होते थे, स्वतंत्रता को महिला का रूप प्रदान किया करते थे। स्वतंत्रता को किसका रूप प्रदान किया करते थे? फीमेल फिगर्स को। ठीक है, महिला का रूप प्रदान किया करते थे। यहाँ भी आपको इनलाइटमेंट मतलब ज्ञानोदय, ज्ञान का उदय। ठीक है, इनलाइटमेंट मतलब ज्ञानोदय। यहाँ भी आप ज्ञानोदय की मशाल को पहचान सकते हैं। ठीक है, जिस ज्ञानोदय की मशाल को पहचान सकते हैं जो उसके एक हाथ में है। ठीक है, और दूसरे हाथ में मनुष्य के अधिकारों की, चार्टर ऑफ राइट ऑफ मैन इन अदर। दूसरे हाथ में क्या है? मनुष्य के अधिकारों की घोषणा पत्र है। ऑन द अर्थ इन द फोरग्राउंड ऑफ द इमेज लाई द shattered remains of the symbol of the absolutist इंस्टीट्यूशन। ठीक है, प्रतिमा के सामने, जो मूर्ति के सामने जमीन पर क्या है? निरंकुश संस्थान। निरंकुश मतलब जिस बहुत ही जो कट्टर बोल सकते हैं, जो मतलब ज़्यादा क्या करते हैं, लोगों पर अपना वर्चस्व कायम करने की कोशिश करते हैं, तो वैसे लोग निरंकुशता को तरफ अग्रसर हो जाते हैं। तो निरंकुश संस्थान को ध्वस्त और अवशेष बिखरे हुए दिखाया गया है। मतलब सपना में ये सबसे सोच रहे हैं सोरियू ने। ठीक है, in Soryu utopian visions, the people of the world are grouped as distinct nations identified through their flags and the national costume. सोरियू ने यूटोपिया मतलब क्या हुआ कि जो कल्पना में देखा है। ठीक है, सोरियू के कल्पना दर्श बोल सकते हैं। कल्पना दर्श में दुनिया के लोग अलग अलग समूहों में या राष्ट्रों में समूह में बटे हुए हैं। ठीक है, जिनकी पहचान
जिनकी पहचान क्या है, जिनकी पहचान उनके कपड़े, उनके राष्ट्रीय पोशाक से होती है, उनके राष्ट्रीय कपड़ों से होती है, राष्ट्रीय पोशाक से होती है। ठीक है। स्वतंत्रता की वे पास्ट ऑफ स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स एंड द स्विट्जरलैंड विच बाय दिस टाइम वे आर ऑलरेडी नेशंस स्टेट्स। तो स्वतंत्रता की मूर्ति से कहीं आगे इस जुलूस का नेतृत्व कर रहे हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, दैट मीन्स यूनाइटेड नेशन स्टेट्स यानी यूएसए, और स्विट्जरलैंड जो तब तक क्या है, एक ऐसे राष्ट्र राज्य बन चुके हैं थे, जितने भी राष्ट्र थे वो राज्य बन चुके थे। ठीक है। थोड़ा सा ये स्लाइड या फिर ये हमारा सेशन बढ़ा जाएगा, क्योंकि हिस्ट्री जो है ध्यान से समझने और सुनने की चीज़ है। पहले इसको समझिए, सुनिए, और ओवरऑल धीरे धीरे ये कहानी आपको समझ में आएगा। ठीक है। नाउ फ्रांस आइडेंटिफाइबल बाय द रिवॉल्यूशनरी tricolor had just reached the statue. She is followed by the peoples of Germany bearing the black, red and gold flag. ठीक है। फ्रांस के जो भी क्रांतिकारी तिरंगे हैं, ठीक है, रिवॉल्यूशनरी ट्राइकलर तिरंगे हैं, तिरंगे से पहचाना जा सकता है। फ्रांस जो क्रांतिकारी तिरंगे से पहचाना जा सकता है। प्रतिमा के पास अभी अभी पहुंचा है, इस फिगर में भी दिखाया गया है। उसके पीछे जर्मनी के लोग हैं। ठीक है। जर्मनी के लोग हैं जो काला, लाल या फिर सुनहरा, गोल्डन सुनहरा झंडा थामे हुए हैं या झंडा लिए हुए हैं। इंटरेस्टिंगली, एट द टाइम व्हेन सोरियो क्रिएटेड दिस इमेज, द जर्मन पीपल्स डिड नॉट येट एग्जिस्ट एज द यूनाइटेड नेशन। द फ्लैग दे कैरी इज एन एक्सप्रेशन ऑफ लिबरल होप्स इन 1848 टू यूनिफाई the numerous German speaking principalities into a nation's states under a democratic constitution। तो बहुत दिलचस्प की बात यह है कि जिस समय सभी ने ये छवि या फिर सपना में ये जो देखा था या निर्मित किया था, ये बनाया था, जर्मन लोग तब तक क्या किए थे, एक संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा नहीं बने थे। ठीक है। यूनाइटेड नेशन का पार्ट वो नहीं बने थे। ओके। तो और जो झंडा वे थामे हुए हैं, जो दिखाया गया उनके फोटो में, जो झंडा वो थामे हुए हैं, वो 1848 के क्या है, द न्यूमरस जर्मन एक्सप्रेशन। ओके। तो 1848 के जो उदारवादी उम्मीदों की क्या कर रहा है, अभिव्यक्त कर रहा है, अपने आप को उदारवादी एक्सप्रेशन दे रहे हैं, बोल सकते हैं, जिनमें अनेक तरह के जर्मन भाषी रियासतें, ठीक है, जो एक प्रजातांत्रिक संविधान के अंतर्गत एक राष्ट्र राज्य के रूप में गठित करना की चाह रखती थी या चाहती भी है। फॉलोइंग द जर्मन पीपल्स आर द पीपल्स ऑफ ऑस्ट्रिया, द किंगडम ऑफ टू सिसिल्स, लोम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी एंड रसिया। जर्मन लोग के बाद ऑस्ट्रिया, 2 सिसिलियों की राजशाही, ठीक है, किंगडम ऑफ टू सिसिलीज, 2 सिसिलियों की राजशाही, लोम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, ठीक है, हंगरी और रूस के लोग हैं। जर्मन लोगों के साथ के या उनके पीछे जो फिगर ऐसे दिखाया गया, अगर आप देखिएगा, एक लिबर्टी है। वैसे मैं इस स्लाइड में देना भूल गया, बट नेक्स्ट स्लाइड में जरूर कोशिश करूँगा इसको अपडेट करूँ। ठीक है। तो लोग उसमें हैं। फ्रॉम द हेवन्स अबव, Christ, saints and angels gaze upon the scenes they have been used by the artist to symbolize fraternity among the nations of the world। तो ऊपर से स्वर्ग से ईसा मसीह, संत, फरिश्ते इस दृश्य पर अपनी नज़र जमाए हुए हैं, ऐसा मतलब दिखाया गया सपने में। उनके जो सपना का वो पेंटिंग कर रहे हैं या पेंटिंग उनको रिप्रेजेंट किया गया, वो बनाए हैं। ठीक है। चित्रकार ने उनका इस्तेमाल दुनिया के राष्ट्रों के बीच भाईचारे के प्रतीक के रूप में किया है। जो गॉड का जो हेवेंस से जो गॉड दिखाए जा रहे हैं, मतलब फरिश्ते या फिर संत या फिर ईसा मसीह या फिर जो भी अलग अलग धर्म के लोग के जो धर्म जिनको हम लोग पूजते हैं या पूजा पाठ करते हैं, उन लोगों के बारे में जो रिप्रेजेंट किया गया है, वो बताया गया है कि वो लोग क्या भाईचारे के रूप में हैं। ठीक है। या फिर जितने ये भी हैं लोग हैं पोलैंड के या फिर लोम्बार्डी के या फिर इंग्लैंड के। तो दिस चैप्टर विल deal with many of the issues visualized by Soryun। तो इस अध्याय में हम ऐसे कई विषय उठाएंगे जिनकी कल्पना अभिव्यक्ति सोरियू ने की थी। ओके।
the concept and the practices of the modern states in which a centralized power exercised sovereign control over a clearly defined territory had been developing over a long period of time in Europe. यूरोप में लंबे समय से एक ऐसे आधुनिक राज्य की गतिविधियां और विचार विकसित हो रहे हैं जिनमें स्पष्ट रूप से परिभाषित क्षेत्र को प्रभुसत्ता के केंद्रीय शक्ति के रूप में की थी. बट अ नेशन स्टेट्स was one in which the majority of its citizens and not only its ruler came to develop a sense of a community identity and shared history or descent. ठीक है, लेकिन राज्य में न केवल उसके शासकों बल्कि उसके अधिकांश नागरिकों में एक साझा पहचान का भाव और साझा इतिहास या विरासत की भावना है. ओके, मतलब शेयरिंग का बोल सकते हैं. द कॉमननेस डिड नॉट एग्जिस्ट फ्रॉम द टाइम इमोरियल. इट वॉज फॉर्ड थ्रू स्ट्रगल्स थ्रू द एक्शन ऑफ द लीडर्स एंड द कॉमन पीपल्स. ठीक है, साझेपन की भावना अनंत काल से नहीं थी. यह संघर्षों और नेताओं तथा आम लोगों को सरगर्मियों से निर्मित हुई थी. कुछ टफ वर्ड्स हैं इसीलिए मैं उनको यूज कर चूँकि दिया है इसलिए मैं उसका उपयोग कर रहा हूँ. ठीक है, दिस चैप्टर विल लुक एट द डाइवर्स प्रोसेसेस थ्रू विच नेशंस स्टेट्स एंड नेशनलिज्म केम इनटू बीइंग अ 19th सेंचुरी यूरोप. इस अध्याय में उन विविध प्रक्रियाओं पर प्रकाश डालेंगे. ठीक है, उन विविध प्रक्रियाओं पर क्या करेंगे, प्रकाश डालेंगे जिनके तहत 19th सेंचुरी में के यूरोप में राष्ट्र, राज्य और राष्ट्रवाद दैट मीन्स नेशनलिज्म अस्तित्व में आने लगे. ठीक है, 19th सेंचुरी में. तो द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ अ नेशन. ठीक है, मतलब क्या हुआ, मतलब हुआ फ्रांसीसी क्रांति. फ्रेंच रिवॉल्यूशन मतलब फ्रांसीसी क्रांति और आइडिया ऑफ नेशन मतलब राष्ट्र का विचार. तो देखते हैं. फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम इन विथ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन 1789. हम लोग बात कर रहे हैं 19th सेंचुरी की. ठीक है, लेकिन यहाँ पे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में हम भी देख रहे हैं. तो बोल रहा है कि नेशनलिज्म का पहला जो स्पष्ट अभिव्यक्ति एक्सप्रेशन जो है वो 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई. नेशनलिज्म की पहला जो एक्सप्रेशन था, as you would remember, was a full-fledged territorial state in the 1789 under the rule of the absolute monarch. ठीक है, जैसा कि आपको याद होगा 1789 में फ्रांस एक ऐसा राज्य था जिसके संपूर्ण भाग पर एक किसका आधिपत्य था, किसका अधिकार था, तो निरंकुश राजा का बोल सकते हो. ठीक है, the political and the constitutional changes that came in the wake of the French Revolution led the transfer of sovereignty from the monarchy to a body of French citizen. Okay, तो फ्रांसीसी क्रांति जो राजनीति, ठीक है, और पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए उनमें या उनसे प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकलकर, मतलब उनके हाथ से, उनके ग्रुप से जो कोऑर्डिनेशन था वो निकलकर, राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूहों में हस्तांतरित हो गए. मान लीजिए कि जैसे स्कूल है तो स्कूल में कोई प्रिंसिपल है वो बहुत, हम लोग के लैंग्वेज, तुम लोग के लैंग्वेज बोले तो बहुत खड़ूस है, तो वो उसका लोग विरोध करने लगा. ठीक है, और उससे प्रजातंत्र निकल के मतलब उनके अंडर से वो चीज़ निकल कर किसी और टीचर के हाथ में चला गया जो बहुत पोलाइट है. ठीक है, या फिर उस टीचर के बारे में नहीं मालूम है कि पोलाइट है, बट उनके हाथ में चला गया उस खड़ूस प्रिंसिपल से. ठीक है, तो मतलब एक खड़ूस जो टर्म है उसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे मोनार्क से हम लोगों ने रिलेट किया है. और क्या हुआ, तो फ्रांसीसी नागरिकों के हाथ में चली गई. क्रांति ने घोषणा की कि अब लोगों द्वारा, मतलब द रिवॉल्यूशन प्रोक्लेम्ड दैट इट वाज द पीपल हु वुड henceforth constitute the nations and shape its destiny. तो क्या हुआ, क्रांति ने घोषणा किया कि अब लोग द्वारा ही राष्ट्र का गठन होगा और वे उसकी नियति तय करेंगे कि उसको आगे कैसे चलाना है या देखना है या कुछ क्या करना है. फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज
introduced various measures and practices that could create a sense of collective identity amongst the French people। और फ्रांस से ही फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने ऐसे अनेक कदम उठाए जिनसे फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना पैदा हो सकी। ठीक है। द आइडिया ऑफ ला पैट्री, द फादरलैंड एंड द ली सिटोयन, द सिटीजन एम्बेसिस्ट the nations of united community enjoying equal rights under a constitution। ठीक है। मतलब क्या हुआ, ला पैट्री का मतलब हुआ पितृभूमि, मतलब पिता का जो, जैसे मान लीजिए कि मेरा जन्म होता है तो जो जहाँ पे मेरा जन्म हुआ या जहाँ पे मेरे पिता रहते हैं तो वो मेरा पितृभूमि है। ठीक है। और ली सिटिजन का मतलब हुआ नागरिक। तो पितृभूमि और नागरिक जैसे विचारों ने एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया जिसे संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त थे। ओके। A new French flag of tricolor was chosen to replace the former royal standard। ठीक है। अब क्या हुआ, एक नया फ्रांसीसी झंडा तिरंगा, दैट मीन्स ट्राइकलर, ठीक है, 3 रंग का ट्राइकलर तिरंगा चुना गया जिसने पहले से राजध्वज की जगह ले ली। मतलब पहले ही से वो क्या हुआ, वो जाके झंडा का वो अपना रूप ले लिया कि राज्य को ये रिप्रेजेंट करेगा। 3 रंग का था। ठीक है। द स्टेट्स जनरल वाज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन्स एंड रीनेम्ड द नेशनल असेंबली न्यू ह्यूमन्स एंड वेयर कंपोज ओथ टेकन्स ऑल इन द नेम ऑफ द नेशन। और भी क्या होने लगा, क्या ये देखो, स्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों के द्वारा समूह में द्वारा किए जाने लगा। ठीक है। स्टेट जनरल का जो चुनेंगे वो कौन करेंगे, जो ग्रुप में क्या है ज़्यादा एक्टिव है। उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। ठीक है। नेशनल असेंबली कर दिया गया। और क्या किया गया, नई स्तुतियाँ रची गई, मतलब नए शपथ भी लिए गए। ओके। शपथें लिए जाने लगी, स्तुतियाँ रची जाने लगी, शहीदों के गुणगान किए जाने लगे जितने लोग शहीद हुए थे। ओके। और अ सेंट्रलाइज्ड administrative system was put in the place and it formulated uniform law of all citizens within its territory। एक केंद्रीय प्रशासनिक, मतलब सेंट्रल, जैसे हमारा गवर्नमेंट है अभी सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसको जैसे मोदी गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट पे। ठीक है। तो वैसे ही एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई जिसने अपने भूभाग में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए। उसने क्या किया, जो सेंट्रल लेवल पर जो बैठा है, जैसे गवर्नमेंट जो हमारा मोदी गवर्नमेंट है यहाँ पे, और बिहार में हमारा नीतीश गवर्नमेंट है, यूपी में हमारी योगी गवर्नमेंट है, तो ये लोग स्टेट गवर्नमेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करता है, रूल जो बनाएगा वो इन सभी के लिए बनाएगा। तो ये सिस्टम वहीं पे भी उस समय देखने को स्टार्ट वहीं से हुआ, एक तरह से बोल सकते हैं। तो एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था, सेंट्रल सिस्टम लागू की गई जिसमें अपने भूभाग में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए गए। ओके। Internal customs duties and the dues were abolished and a uniform system of weights and measures was adopted। क्या किया गया, आंतरिक आयात, मतलब अपने देश के अंदर जैसे बिहार से कोई सामान यूपी जा सकता है, बिहार से कोई सामान एमपी जा सकता है। ठीक है। आंतरिक आयात या फिर निर्यात, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, शुल्क जितने भी थे या टैक्सेस जो लगते थे उसको समाप्त कर दिया गया। और मेजरमेंट के लिए, नापने के लिए या मापने के लिए एक समान व्यवस्था लागू की गई। पहले अलग अलग था, जैसे आज देखते हैं हम लोग केजी में सब सामान खरीद लेते हैं या फिर लीटर में, तो ये सिस्टम वहाँ पे उस समय देखने को मिला था, लागू की गई। ओके। रीजनल डायलेक्ट्स वेयर डिस्करेज्ड एंड फ्रेंच एज इट वाज स्पोकन एंड रिटन इन पेरिस बिकम द कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन। और भी क्या किया गया, जितनी रीजनल लैंग्वेज थी, क्षेत्रीय बोलियां थी, उसको हतोत्साहित किया गया, मतलब कहा गया कि बेकार है वगैरह, बहुत मतलब हतोत्साहित किया गया, लोग उसको भूलने लगे। और फिर पेरिस में फ्रेंच जैसी बोली लिखी जाती थी और बोली जाती थी, वही राष्ट्र की साझा भाषा भी बन गई। उसी को क्या बोला गया कि ये राष्ट्र का भाषा भी है। ओके। लैंग्वेज भी। द रिवॉल्यूशनरीज फर्दर डिक्लेयर दैट इट वॉज द मिशंस एंड द डेस्टिनी ऑफ द फ्रेंच नेशंस टू लिबरेट the peoples of Europe from the despotism, in other words to help other people of Europe to become nation। और भी क्या हुआ, क्रांतिकारियों ने एक घोषणा की कि फ्रांसीसी राष्ट्र का यह भाग्य और लक्ष्य था कि वह यूरोप के लोगों को निरंकुश शासकों से मुक्त कराए
ठीक है, क्या करे, यूरोप के लोगों को निरंकुश शासकों से मुक्त कराए। ओके, दूसरे शब्दों में क्या बोल सकते हैं, इन अदर वर्ड्स, फ्रांस यूरोप के अन्य लोगों को राष्ट्रों में गठित होने में मदद करेगा। फ्रांस क्या करेगा, यूरोप नेशन से बहुत बड़ा, मान लीजिए यूरोप इतना बड़ा, उसमें एक छोटा सा फ्रांस है, तो ये बोला कि फ्रांस क्या करेगा, वो यूरोप के अन्य लोगों को, जितने भी देश है या जितने लोग हैं, वो सबको क्या करेगा कि मदद करेगा कि आप लोग अपना अपना राज्य बनाएं। ये हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन में देखना है 1789 में। When the news of the events in France reached the different cities of the Europe, students and other members of the educated middle classes began setting up Jacobin clubs. अब देखिए, अब क्या होता है, जब ये फ्रांस की घटना की खबर यूरोप के विभिन्न शहर में पहुंचती है, तो छात्र हो या फिर शिक्षित, जितने मध्यम वर्ग के लोग हैं जो शिक्षित हैं या अन्य सतत, वो क्या करने लगे, अब जैकोबिन नामक क्लब में, किस क्लब में, जैकोबिन क्लब्स में स्थापना करने लगे। ओके, देयर एक्टिविटीज एंड द कैंपेन्स prepared the way of the French armies which moved into the Holland, Belgium, Switzerland and much of the Italy in 1790s। अब क्या हो गया कि उनकी गतिविधियाँ, एक्टिविटीज मतलब, और जितने भी उनके क्या है कैंपेन्स है, डैट मीन्स अभियान है, अभियानों ने उन फ्रेंच सेनाओं के लिए रास्ता तैयार किया जो 1719 के दशक में हॉलैंड में या फिर बेल्जियम में या फिर स्विट्जरलैंड या फिर इटली के बड़े इलाकों में घुसी थी। ओके, विद द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशनरीज वार्स द फ्रेंच आर्मीज बिगैन टू कैरी द आइडिया ऑफ द नेशनलिज्म अब्रॉड। क्रांतिकारी युद्धों के शुरू होने के साथ ही फ्रांसीसी सेनाएं राष्ट्रवाद के विचारों को विदेश में ले जाने लगी। ओके, within the white sweat, the territory that came under his control, Napoleon set about introducing many of the reforms that he had already introduced in France. नेपोलियन के नियंत्रण में जो विशाल क्षेत्र आया, ओके, नेपोलियन के नियंत्रण में जो विशाल क्षेत्र आया, वहाँ उसने ऐसे अनेक सुधारों की शुरुआत की जिन्हें फ्रांस में पहले ही आरंभ किया जा चुका था। वहाँ पर नेपोलियन के जब क्षेत्र में ऐसा होने, तो नेपोलियन ने वो काम शुरू किया जिसको फ्रांस में ऑलरेडी अपनाया जा चुका था। ओके, थ्रू अ रिटर्न ऑफ द मोनार्की, नेपोलियन हैड नो डाउट्स डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी इन फ्रांस, बट इन द एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड ही हैड incorporated revolutionary principles in order to make the whole system more rational and efficient। अब क्या हुआ, फ्रांस में जो राजतंत्र वापस लाकर नेपोलियन ने निसंदेह वहाँ प्रजातंत्र को नष्ट कर दिया। फ्रांस में क्या किया नेपोलियन ने, राजतंत्र ले लिया, मतलब राजा वहाँ पे शासन करेगा। ठीक है, पहले क्या था, प्रजातंत्र था, मतलब वहाँ का प्रजा जो होता वही सब कुछ निर्धारित करता था। मगर इससे क्या हुआ, प्रशासनिक जितने भी थे, प्रशासनिक ओके क्षेत्र में उसने क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश किया ताकि पूरी व्यवस्था अधिक तर्कसंगत और कुशल बन सके। इनकरप्टेड मतलब उसमें क्या हो कि एक अच्छे लोगों का वो मतलब बोला कि राजतंत्र रहेगा तो कोई भी जैसे मन नहीं होगा वैसे नहीं करेगा, एक अच्छे से हो पाएगा। द सिविल कोड ऑफ 1844 usually known as a Napoleonic Code, did away with all privileges based on birth, established equality before the law and secured the right to property। अब देखिए 1804 की नागरिक संहिता मतलब सिविल कोड, नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर हम लोग क्या बोलते हैं, नेपोलियन की संहिता के नाम से, नेपोलियन कोड के नाम से भी जानते हैं, ने क्या कहा कि जन्म पे आधारित, जन्म के आधार पर विशेषाधिकार समाप्त कर दिए थे। ठीक है, और दिस कोड वाज एक्सपोर्टेड टू द रीजन अंडर फ्रेंच रिवॉल्यूशन, और उसने कानून के समक्ष बराबरी संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया, इक्वल बर्थ एस्टैब्लिश्ड इक्वलिटी बिफोर, ओके, सुरक्षित बनाया। इस संहिता को फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों में भी लागू किया गया। ओके, इन द डच रिपब्लिक्स, इन स्विट्जरलैंड, इन इटली and Germany, Napoleon simplified administrative divisions, abolished the feudal system and freed peasants from the serfdom and the manorial dues। और देखिए क्या हुआ,
और डच गणतंत्र, डच डेमोक्रेसी, स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी में जो नेपोलियन ने प्रशासनिक विभाजन किए, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव क्या किए, डिविजन्स किए, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन को और भी क्या किया, बहुत ही आसान बना दिया, सरल बना दिया, ओके। और फेडरल सिस्टम, फ्रीड प्रिजन्स एंड सर्फडम, उसके वजह से क्या किया उसने, जितने भी आपको सामंती व्यवस्था थी उसको ख़त्म कर दिया। किसानों को भू दासत्व, मतलब किसान जो भूमि के दास बने रहते थे, जागीरदारी शुल्कों से भी मुक्ति दिलाई, ओके। और भी क्या किया, शहरों में भी कारीगरों की श्रेणी संघों के नियंत्रणों को हटा दिया। शहर में भी जैसे होता था ना कि कारीगरों का श्रेणी होता था कि हाँ ये ग्रुप ए का है, ये ग्रुप बी का है, ये ग्रुप सी का है, मतलब उस समय उसको भी हटा दिया कि ये बड़ा काम करेगा, ये छोटा काम करेगा, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। मतलब ट्रांसपोर्ट एंड into the guide restriction were removed, transport and the communication system were improved, peasants, artisans, worker and new businessmen enjoyed a new founded freedom. Businessmen and the small scale producers of goods and in particular began to realize that uniform laws, standardized weights and the measures and a common national currency would facilitate the movement and exchange of the goods and the capital from a region of to another. और भी देखिए और बहुत चीज़ क्या क्या होने लगी, जितने भी कम्युनिकेशन, दैट मीन्स यातायात और ट्रांसपोर्टेशन मतलब यातायात और कम्युनिकेशन, संचार व्यवस्थाएं को सुधारा गया। किसान हो या फिर कारीगर हो या फिर मजदूर हो या फिर नए उद्योगपति हो ने नई नई मिली आज़ादी चखी, ठीक है। नए नए जो चखी आज़ादी मिल रहा था उसको वो लोग, नए नए लोग बन रहे थे उसको चख रहे थे। उद्योगपति जितने भी थे, ठीक है, जितने भी उद्योगपति थे, खास तौर पर सामान बनाने वाले जो मिडिल क्लास लघु उत्पादक, ये समझने लगे कि एक समान कानून राष्ट्रवाद की एक समान कानून, मानक भार तथा एक समान कानून मानक भार तथा एक राष्ट्रीय मुद्रा, ठीक है, नेशनल कैपिटल, नेशनल करेंसी बोल सकते हैं, राष्ट्रीय मुद्रा से एक इलाके से दूसरे इलाके में वस्तु और पूंजी के आवागमन में सहूलियत होगी। मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाने में या फिर एक घर से एक इलाका से दूसरे जगह जाएगा तो वहाँ का जो नेशनल मनी होगा उससे बहुत ही, नेशनल करेंसी होगा उससे काफ़ी फायदा होगा या फिर काफ़ी बहुत ही आसान हो जाएगी। हाउएवर इन द एरियाज conquered, the reaction of the local population to French rules were mixed. Initially, in many places such as Holland and Switzerland, as well as in certain cities like Brussels, Mainz, Milan, and Warsaw, the French armies were welcomed as harbingers of liberty. Okay. लेकिन जीते हुए इलाकों में स्थानीय लोग जैसे प्रशासनिक फ्रांसीसी शासन के प्रति मिलीजुली प्रतिक्रियाएं थी। शुरुआत में अनेक स्थानों जैसे होलैंड हुआ, स्विट्जरलैंड हुआ के साथ कई शहर जैसे ब्रसेल्स, मेन्स, मिलान एंड वार्सा ने फ्रांसीसी सेनाओं का स्वतंत्रता का तोहफा देने वालों की तरफ स्वागत किया गया, ठीक है। ओके, वेलकम। बट द इनिशियल एंथुसियाज्म soon turned to hostility as it became clear that the new administrative arrangements did not go hand in hand with political freedom. Increased taxation, censorship, forced conscriptions into the French armies required to conquer the rest of Europe all seemed and the weight of the advantage of the administrative changes. और भी क्या हुआ भाई, मगर ये जब शुरुआत जो हुआ वो शुरुआती उत्साह जो था शीघ्र ही दुश्मनी में बदलने लगा। जब तक यह साफ होने लगा कि नई प्रशासनिक व्यवस्थाएं राजनीतिक स्वतंत्रता के अनुरूप नहीं थी, बढ़े हुए कर, सेंसरशिप और बाकी यूरोप को जीतने वाले लोग फ्रेंच सेना में जबरन भर्ती से हो रहे नुकसान प्रशासनिक परिवर्तनों के लिए फायदे से कहीं ज़्यादा नजर आने लगे। ओके, तो अब देखते हैं नेक्स्ट। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन का ये पार्ट था हमारा।
एक तरह से बोल सकते हैं, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन कर सकता है। ध्यान से इसको सुनिएगा। अब एक और नेक्स्ट स्लाइड जो है थोड़ा सा छोटा टॉपिक है, इसको हम लोग अच्छे से देखेंगे, और वो है द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, मतलब नेशनलिज्म का यूरोप में बनना। इफ यू लुक द मैप ऑफ मिड 18th century Europe, you will find that there were no nations states as we know them today। अगर आपको मिडिल 18वीं सदी के यूरोप के नक्शे अगर देखें तो उनमें वैसे राष्ट्र या राज्य आपको नहीं मिलेंगे जैसा कि आज है। ओके, व्हाट वी नो दैट टुडे एज जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड वेर डिवाइडेड इनटू किंगडम्स, duchies and cantons whose rulers had their autonomous territories. Eastern and Central Europe were under autocratic monarchies within the territories of which lived diverse people। Okay, तो जैसा कि आज है वैसा वो समय नहीं था। जिन्हें आज हम जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड के रूप में जानते हैं, वे तब राजशाहियों, डचियों और कैंटनों में बटे हुए थे। उस समय किस में बटे थे? राजशाहियों, डैट मीन्स किंगडम्स, डचियों मतलब डचेज, कैंटनों में बटे हुए थे जिनके शासकों में स्वायत्त क्षेत्र थे। ओके, ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप, डैट मीन्स पूर्वी और मध्य यूरोप निरंकुश राजतंत्रों के अधीन थे और इन इलाकों में तरह तरह के लोग रहते थे। ओके, दे डिड नॉट सी देमसेल्व्स एज शेयरिंग अ collective identity, a common culture, often they even spoke different languages and belonged to different ethnic groups। The Habsburg empire that ruled over Austria-Hungary, for example, was a patchwork of many different regions and the people। और भी क्या था? वे अपने आप को एक सामूहिक पहचान या किसी समान संस्कृति का भागीदार नहीं मानते थे। अक्सर वे लोग अलग अलग भाषाएं बोलते थे और विभिन्न जातीय समूहों के लिए सदस्य थे। उदाहरण के तौर पे देखिएगा अगर, तो ऑस्ट्रिया हंगरी पर शासन करने वाला हैब्सबर्ग साम्राज्य कई अलग अलग क्षेत्रों और जनसमूहों को जोड़कर बना था। ऑस्ट्रिया और हंगरी पे किसका शासन चल रहा था उस समय? हैब्सबर्ग साम्राज्य का। ओके, इट इंक्लूडेड द Alpine regions, the Tyrol, Austria, and the Sudetenland, as well as Bohemia, where the aristocracy were predominantly German speaking। Okay, इनमें एल्प्स के टिरोल, ऑस्ट्रिया के सुडेटेनलैंड जैसे इलाके के साथ साथ, ठीक है, बोहेमिया भी शामिल था, जहाँ के कुलीन, ठीक है, जहाँ के कुलीन लोग क्या बोलते थे? जर्मन भाषा बोलने में वाले जाते थे। ओके, इट ऑल्सो इंक्लूड द Italian speaking provinces of Lombardy and the Venetia। In Hungary, half of the population spoke Magyar while the other half spoke a variety of dialects। In Galicia, the aristocracy spoke Polish। ओके, और भी देखते हैं कि हैम्सबर्ग साम्राज्य में लोम्बार्डी हुआ या वेनेशिया हुआ जैसे इतालवी भाषी बोलने वाले लोग या भाषा रखने वाले लोग प्रांत में शामिल थे। हंगरी के आधे लोग कहाँ थे? मैग्यार भाषा बोलते थे, जबकि बाकी लोग विभिन्न बोलियों का इस्तेमाल करते थे। गालिसिया के जो भी ये थे मॉडर्न लोग थे या फिर कुलीन लोग बोल सकते हैं, गालिसिया के जितने भी कुलीन लोग थे वो पोलिश भाषा बोलते थे। ओके, Besides these three dominant groups, there also lived within the boundaries of the empires as a mass of subject peasant peoples, Bohemians and the Slovaks to the north, Slovens and the Corniolo, Crotesto the south and the Romans in the east of the Transylvania। मतलब क्या था ये देखते हैं।
अब ये प्रभाव जो समूह के अलावा हैब्सबर्ग साम्राज्य की सीमाओं रेखा जैसे भीतर भारी संख्या में खेती करने वाले लोग जो अवस्था में रहते थे, अधीन अवस्था में रहते थे, जैसे उत्तर में नॉर्थ में क्या बोला है, बोहेमियन, ठीक है, और स्लोवाक में बोहेमियन और स्लोवाक, कार्निओला में स्लोवेंस, दक्षिण में क्रोएट मतलब साउथ में क्रोएट, और ईस्ट में ट्रांसिल्वेनिया में रहने वाले राउमन लोग, ठीक है। Such difference did not easily promote in the sense of the political unity. The only tie binding these diverse group together was a common allegiance into the emperor. ठीक है, अब क्या हुआ कि ऐसा फर्क राजनीतिक एकता के आसानी को बढ़ावा देने वाला नहीं था। इन तरह तरह के समूहों को आपस में बांधने वाला राष्ट्र तत्व केवल सम्राट के प्रति सबकी निष्ठा थी। तो स्टूडेंट्स, ये दिस इज द एंडिंग थॉट्स। जो इंसान हार के डर से कभी आगे नहीं बढ़ता वो इंसान जीवन में कभी कामयाब नहीं हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, आज का जो सेशन हमारा था थोड़ा लॉन्ग हो गया, क्योंकि हिस्ट्री था और हिस्ट्री थोड़ा समझने की चीज़ है। मैंने कोशिश किया कि आज के सेशन में आप लोगों को नेशनल फ्रेंच रिवॉल्यूशन को अच्छे से हम लोगों ने समझा है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसका स्लाइड पे स्टार्टिंग में ही पहले इसका ये देखेंगे कि इसका मैप क्या दिया था हमारे स्लाइड में। ओके, तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स। और इसके कुछ लिंक्स होंगे, हो सकता है कि क्वेश्चंस के मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शंस में दे दूंगा। तब तक के लिए स्टे होम एंड बी सेफ। थैंक यू स्टूडेंट्स।